हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस ग्रुप एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा दिल्ली पुलिस के लिए क्लासेस चली हुई हैं, कुछ क्लासेस हो चुकी हैं तथा कार्यक्रम जारी है। अभी आप सभी का भी कर्तव्य बैठता है कि आप अपने घर में बैठ के भी तैयारी करें तथा नियमित रूप से हमारी आने वाली क्लासों को देखें तथा अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए श्योरिटी बनाएं। तो आज हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, क्या है? राष्ट्रपति। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। पूर्णतः कंप्लीट आज हम राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट कर लेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका के प्रमुख होते हैं, ठीक है जी। संविधान के अंदर सीधा सीधी तौर पे है बात लिखी हुई है कि जो राष्ट्रपति होंगे वह कार्यपालिका के, न्यायपालिका के तथा इसी के साथ साथ विधायिका के प्रमुख होंगे। ऐसे क्यों कहा गया? कोई भी संविधान संशोधन हो, विधेयक हो, किसी भी तरह का बिल हो, वह अंतिम रूप से तभी जारी होगा जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर ना हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी अधिनियम जारी होता है तो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, क्योंकि ये प्रमुख होते हैं। परंतु वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? वास्तविक शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री के हाथ में। जैसे कि हमारे आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देगा तथा सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य होगी, ठीक है? और मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री हमारे। तो प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियां होती हैं, ठीक है जी। इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों पॉइंट क्लियर करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की हमारे देश में मुख्य भूमिका रहती है, परंतु संविधान के अंदर प्रमुख किसे बताया गया है? राष्ट्रपति को, ठीक है? इस बात को आप क्लियर समझिए, ठीक है? यह बात आप जानते होंगे और बहुत ही कॉमन बात है कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है? इसी के साथ साथ वह सर्वोच्च सेनापति, किसके? जो हमारी सेनाएं हैं, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई और नेवी हो गई। तो इन तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, ठीक है? सर्वोच्च कमांडर, ठीक है जी। अब बात करते हैं इनकी योग्यता। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है? इसके बात करते हैं। तो ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आता है कि उसकी उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। बहुत से एग्जामों में यह क्वेश्चन देखा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु पूछी जाती है। तो 35 वर्ष आप याद रखिएगा, और दिल्ली पुलिस में इस तरह के सवाल आने के भी चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? फिर आता है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूं, ठीक है? कोई भी व्यक्ति है अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है, 35 वर्ष उम्र से ज्यादा होने के साथ साथ वह लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो, ठीक है? यह भी मुख्य बात है, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है? दूसरा, लाभ के पद पर नाम। लाभ का पद, यह बहुत ही मुख्य पद बात मानी गई है और एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि लाभ का पद होता क्या है, ठीक है? तो आइए हम इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लाभ का पद, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, उपराष्ट्रपति के पद पर है, लोकसभा में एमपी है या राज्यसभा में एमपी है, तो उनको लाभ का पद नहीं माना जाता। लाभ का पद उसे माना जाता है यदि कोई व्यक्ति कार्यकारी हो किसी प्राधिकरण के तहत या किसी नियोजन के तहत, अर्थात वह किसी सरकारी विभाग में किसी उस दर्जे पर अपना पदभार ग्रहण कर रहा हो, तो ऐसे स्थिति में लाभ का पद माना जाता है। परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई दोनों सदनों में से किसी भी सदन के अंदर एमपी हो, उनको लाभ का पद नहीं माना गया है। तो आप इस बात को बहुत ही क्लियर करके समझिएगा, ठीक है? डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है जी। राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा टॉपिक है एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है तथा यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना आ जाती है। अब चूंकि दिल्ली पुलिस के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही ज्यादा संभावना है कि 3 से 4 क्वेश्चन राष्ट्रपति के चुनाव से आ जाए, ठीक है? अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। यह लाइन आप चाहे याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से रट्टा मारिए, यह लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है? उनके चुनाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, ठीक है जी।
यह प्रणाली होती है जिसके तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये लाइन याद रखिएगा। और चूंकि ऐसी लाइन है कि अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे और एग्जाम में कहीं ऑप्शन में दिख गई तो आप इसको आसानी से पहचान भी सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता दी जाती है तथा प्रथम चरण में ज्यादा वरीयता जिसके पास आ जाती है उसको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है जी, तो वरीयता होती है इसके अंदर। ओके, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कराता है। ठीक है जी, इसके बाद अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, चुनाव से संबंधित कोई अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट इन विवादों का निपटारा करता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो केस का नाम आएगा इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग, तथा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, तो यहाँ पर आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनने की संभावना किस लाइन में। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव अधिनियम। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव अधिनियम कब बना? ये 1952 का अधिनियम है, उसके तहत चुनाव होते हैं तथा इसको संशोधित कब किया गया? 1997 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चयनित होने के लिए कुल वोट कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो कितनी वोट होनी चाहिए उसके पास? जो टोटल वोट है उनका आधे से 1 अधिक, यह मिनिमम है। इससे ऊपर भी हो सकता है लेकिन इतनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है जी। लोकसभा के महासचिव अर्थात जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वह चुनाव अधिकारी होते हैं। ठीक है जी, तो ये भी लाइन आप याद रखें, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चुनाव अधिकारी कौन होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो लोकसभा के महासचिव यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल मॉडल, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसका जो मंडल होता है, मतलब उसके निर्वाचन में कौन कौन सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं तथा उनमें क्या मत होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोकसभा के चयनित सदस्य। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा के चयनित सदस्य तथा उसके बाद क्या आता है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, जिसमें दिल्ली और पांडुचेरी, जो कि दिल्ली और पांडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर केंद्र शासित प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं होता राष्ट्रपति इलेक्टोरल मॉडल में, परंतु दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और एक चीज इसमें आप याद रखिएगा, नंबर 1 लोकसभा के मनोनीत सदस्य इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्शन में वोट नहीं डालते। इसी के साथ साथ राज्यसभा के भी मनोनीत सदस्य निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीदवारों के नामांकन में कम से कम 50 निर्वाचकों का अनुमोदन होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार कर रहा है तो कम से कम 50 निर्वाचित सदस्यों का अनुमोदन उसे प्राप्त होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो वो नामांकन भी नहीं कर सकता। ठीक है, जमानत राशि यानी कि किसी भी व्यक्ति ने जिसमें नामांकन कर रहा है किसमें? राष्ट्रपति इलेक्शन में, तो उसे 15,000 की जमानत राशि देनी होती है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे कितने रुपए की जमानत राशि है, तो 15,000 रुपए की। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पर आती है मुख्य बात, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसको आपको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में और ध्यान से सुनिए। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल होते हैं, जो राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक राज्य विधानमंडल के मतों का मूल्य कितना होगा? एक राज्य विधानमंडल के जो मत होंगे, जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में वोट देने के लिए, तो उनका कुल मत कैसे निकाला जाता है? तो राज्य की जनसंख्या ली जाती है, उसके बटे में विधानमंडल सदस्यों की संख्या, राज्य की संख्या, राज्य की जनसंख्या तथा उसके विधानमंडल में कितने सदस्य हैं उनकी संख्या के साथ गुणा कर दी जाती है 1/1000 की। ठीक है, इस तरह से एक राज्य विधानमंडल के मतों का मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है संसद के
सदस्यों का मत मूल्य। ठीक है, तो जो संसद का मत मूल्य निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे हम, तो समस्त राज्य विधानमंडल का कुल मत मूल्य। ठीक है, इस तरह से हमने एक निकाला, ऐसे ही हम कर करके 28 राज्यों को निकालेंगे। तो जो उनका मत मूल्य आएगा उनका योग बटे में संसद के निर्वाचित सदस्य की संख्या। ठीक है, जो संसद के अंदर निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या। तो इस तरीके से संसद का मत मूल्य और आपको विधानमंडल का मत मूल्य आपको ये याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर आते हैं, इसको भी आप अपने बुक में नोट डाउन कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की मत मूल्य सबसे ज्यादा है और सिक्किम का मत मूल्य सबसे कम। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि किस राज्य का मत मूल्य सबसे अधिक है। तो सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीट आती है किसी भी आप लोकसभा में ले लीजिए, चाहे विधानमंडल में ले लीजिए, चाहे आप राज्यसभा में ले लीजिए, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा सीटों की संख्या किसके पास है, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा यहाँ पर भी रखता है मत मूल्य, तथा सिक्किम के पास सबसे कम मत मूल्य होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों पर। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है। व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, तो क्या है, महत्वपूर्ण अधिकारी, जो महत्वपूर्ण अधिकारी हो गए, जैसे कि यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हो गए, इसी के साथ साथ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गए, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए। तो महत्वपूर्ण अधिकारी की शपथ दिलाते हैं, ठीक है, इनके समक्ष शपथ लेते हैं। इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, ठीक है, या फिर वो मंत्री परिषद के हों, राज्य मंत्री हो, साधारण मंत्री हो, वे भी शपथ किसके द्वारा ले किनसे शपथ ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति से। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, जो राज्यों के राज्यपाल, इसी के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं, वे भी राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ ग्रहण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चाहे वे मुख्य न्यायाधीश हों या अन्य न्यायाधीश हों, में भी राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ ग्रहण करते हैं। इसी के साथ साथ हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जितने भी हाई कोर्ट है भारत के अंदर 28 राज्यों में, तो उनके मुख्य न्यायाधीश, इसी के साथ साथ अन्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व। मुख्य परीक्षक, यानी कि कैट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही पद ग्रहण करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं उसके बाद ही पद ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री हो गए हमारे, ठीक है, तो ये भी जब राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं तभी अपने पदभार ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम टीवी में देखते हैं जब शपथ ग्रहण समारोह होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, जब विदेशी राजदूत होते हैं। विदेशी राजदूत मतलब अगर किसी भी कंट्री का हाई कमिश्नर है या डिप्लोमेटिक्स हमारे देश के अंदर आते हैं, ठीक है, वे एम्बेसी के अंदर जो काम करते हैं, डिफरेंट कंट्री के जो एम्बेसी होती हैं, जो कि हमारे न्यू दिल्ली के अंदर है, इनके प्रमाण पत्रों को भी राष्ट्रपति ही जारी करते हैं। ठीक है, ये जो भी प्रोविजन या जो भी प्रमाण पत्र इंप्लीमेंट में लाते हैं, इन्फोर्समेंट में लाते हैं, तो राष्ट्रपति ही उनको प्रमाणित करते हैं। ठीक है, फिर आती है उसके बाद विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या क्या होती है, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है हमारे राष्ट्रपति की। तो इसमें कौन सी हो गई, जो नवगठित लोकसभा होती है। नवगठित लोकसभा का मतलब जो लोकसभा अभी चुनाव के बाद जो नए नए मंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, एंड अदर आल्सो रिलेटिव मिनिस्टर्स। तो जो नवगठित लोकसभा होती है, ठीक है, तो उसका प्रथम सत्र राष्ट्रपति आहूत करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उन सभी नेताओं को सदन में बुलाते हैं। तो उसके बाद सदन में जाके वे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अपने सदन के नेता को चुनाव करते हैं। इसी के साथ साथ जो ओपोजिशन के लीडर होते हैं उनको चुनाव होता है। तो प्रथम सत्र नवगठित लोकसभा का राष्ट्रपति आहूत करते हैं। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट लाइन एंड यू मस्ट नोटिफाई इन योर नोटबुक। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक जारी होते हैं। किसी भी प्रकार का विधेयक हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का बिल हो, चाहे मनी बिल हो, फाइनेंस बिल हो, संविधान संशोधन हो, किसी भी टाइप का बिल हो, अंतिम सिग्नेचर, अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के द्वारा ही होते हैं। उसी के बाद वो बिल
या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जारी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं। संयुक्त अधिवेशन क्या हो गया, कोई बिल हो गया, कोई विवादास्पद बिल है, ठीक है, जो सदन के अंदर विवाद में चल रहा है, तो ऐसे समाधान करने के लिए, ऐसी कंडीशन का समाधान करने के लिए एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य बुलाए जाते हैं। तो उसका आह्वान कौन करते हैं, आह्वान मतलब बुलावा, कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। तथा ऐसे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, इसके साथ साथ संसद को भंग करना, भंग मतलब डिसॉल्व करना, जब सदन यानी कि लोकसभा, जो नवगठित लोकसभा होती है, वो अपने अंतिम चरण पर पहुंचे, यानी कि 5 वर्ष पूरे कर ले, ठीक है, तो संसद को भंग करते हैं तथा सत्रवासन का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, जब लोकसभा अपने टेन्यूर के एंड पॉइंट पर पहुंचे। ओके, नाउ लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, जो लोकसभा के अंदर जो 2 आंग्ल भारतीय होते हैं, ठीक है, उनका मनोनीत, उनको मनोनीत, मनोनीत मतलब नॉमिनेट। आप पहले ये बात समझिए कि आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन होते क्या है। ठीक है, हमारा देश कम से कम 200 राज्य से ब्रिटिश इरा के कॉलोनियल सिस्टम में रहा है, तो उस वक्त ब्रिटिश यहाँ पर आए, रहे, कुछ बस गए, किसी ने शादी कर ली, तो किसी भी न किसी कंडीशन से वे भारत के अंदर ही बस गए। हालांकि 1947 के अंदर हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि अगर कोई भारत के अंदर बस चुका है ब्रिटिश, ठीक है, तो वो अगर भारत छोड़कर नहीं जाना चाहता है, भारत में बसना चाहता है, तो रह सकता है। तो ऐसे समुदाय से 2 आंग्ल भारतीय, इन्हें कहते हैं एंग्लो इंडियन, यानी कि ब्रिटिश एज वेल एज इंडियन, तो उनको लोकसभा के अंदर 2 सीट मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य। कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन, और कौन करता है, राष्ट्रपति। सो 3 लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, राज्य विधानसभा विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद या राज्यपाल द्वारा अगर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, अगर कोई राज्य विधानमंडल से कोई भी विधेयक पारित होकर आया है, उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाएगा। अगर राज्यपाल चाहते हैं कि उसकी संस्तुति राष्ट्रपति के द्वारा की जाए, तो राज्यपाल उसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसके साथ, राष्ट्रपति के साथ। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के हाथ में ही सारी पावर होती है कि राज्य विधानमंडल के विधेयक को पारित करना है या नहीं पारित करना है, या पुनर्विचार के लिए भेजना है। तो ऐसी कंडीशन भी हो तो राष्ट्रपति की पावर यहाँ पर एग्जीक्यूट करती है। ओके स्टूडेंट, अब हम कहाँ पहुंच गए, राष्ट्रपति की शक्तियां में हमने पढ़ चुके थे। अब आते हैं नंबर 3 पर, वीटो पावर्स। वीटो पावर इज रियली इंपॉर्टेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 111 में, यानी कि 111 में हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की संख्या कितनी है, 3 प्रकार की वीटो पावर है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो पावर है, तो उनके पास है 4 वीटो पावर। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, नंबर 1 बात है पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या मतलब हो गया कि अगर कोई निजी सदस्य है किसका, सदन का, उसके द्वारा कोई विधेयक जारी किया हुआ है, तो उसको राष्ट्रपति निरस्त कर सकता है। ठीक है, अगर किसी निजी सदस्य द्वारा कोई विधेयक जारी किया गया, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको निरस्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका निलंबनकारी वीटो, मींस सस्पेंशन वीटो। इसमें क्या है, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार मतलब रिकंसिडरेशन, उसके लिए वापस भेज सकता है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डायरेक्ट आपको इसके पूछ जाएगा कि क्या है एब्सोल्यूट निलंबनकारी वीटो। तो क्या है, निलंबन का मतलब ही सस्पेंशन हो गया, आप इसके नाम से ही क्लियर कर सकते हैं, किसी भी चीज को सस्पेंड करना। तो ठीक है, तो किसी भी विधेयक को सस्पेंड पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो उसने टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है, पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं, जेब। ठीक है, तो क्या है, विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनिश्चित काल तक अपने पास विधेयक रख सकते हैं।
कोई भी देगा है राष्ट्रपति के पास लास्ट टाइम पर पहुंचा, तो उस पर सिग्नेचर करने से पूर्व राष्ट्रपति चाहे तो पॉकेट वीटो के तहत उस विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल तक रख सकते हैं विदाउट डू सिग्नेचर। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ अब आता है हम शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पर बहुत से एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछते रहने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में जो वरीयता प्राप्त न्यायाधीश होते हैं वे उनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है इनके पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं। आपातकाल के बारे में हमने एक अलग ही लेक्चर बना रखा है। अगर आप अच्छे से आपातकाल को जानना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर को हमारे चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपातकालीन प्रावधान आप पूर्ण कंप्लीट तरीके से वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर रहता है कि अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसे देंगे? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछिए, हम डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसी के साथ साथ आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ हम सबको दिल्ली पुलिस के पास ले जाएगा। धन्यवाद।